नमस्कार साथियों। नमस्कार भाई साहब। आज मेरे साथ मेरे बड़े भाई और हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर केमिस्ट्री के मेरे पास हाजिर हैं। आज हम उनके बारे में जानना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे उनके जीवन के बारे में। तो भाई साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने आपकी जीवन की शुरुआत कब से की? मैं तो साहब मैं ये बताना चाहूँगा कि 1947 में जब विभाजन हुआ था तब पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। मेरे माता पिता पाकिस्तान से आए थे। यहाँ आने के बाद फिर उनका विवाह हुआ था। और यदि मैं अपना प्रारंभ बताऊं, मेरा जन्म दिल्ली का है क्योंकि मेरा ननिहाल दिल्ली में है। बराबर। लेकिन जब मैं जन्म के बाद जिस नगरी में गया था वो उत्तर प्रदेश का जिला बिजनौर का एक छोटा सा नगर नगीना था। लगभग 5-6 साल वहाँ रहा था। 1965 में मथुरा में फादर का ट्रांसफ़र हो गया था और मथुरा से फिर मेरी शिक्षा का प्रारंभ हुआ था। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा, मैं अपनी माता को नमन करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे नगीना में बिना किसी स्कूल के ही इतनी शिक्षा प्रदान की थी कि जब मैं न्यू मॉन्टेसरी स्कूल मथुरा में गया था तो मुझे सीधा 2nd कक्षा में प्रवेश मिला था और 6 महीने के बाद 3rd में प्रमोट कर दिया था। तो 3 साल में मैंने स्कूली शिक्षा प्राप्त कर ली थी। उसके बाद 6th, 7th, 8th यूपी से ही था। फिर 9th में पिताजी राजस्थान आए थे, मैं भी स्वाभाविक रूप से राजस्थान आया था। 6 महीने बूंदी में पढ़ा था। फिर लगभग 4 वर्ष ब्यावर। फिर मैंने बीएससी फाइनल और एमएससी भीलवाड़ा टेक्सटाइल नगरी है राजस्थान से किया था। तो मैं ये कह दूं कि मेरी 9th से हायर एजुकेशन राजस्थान से हुई। उसके तुरंत बाद मुझे राजस्थान बैंक में अपॉइंटमेंट मिल गया था। ये एक बहुत अच्छा संयोग था कि जब मैं एमएससी कर रहा था उस समय मैं लगभग 20 साल का था। राजस्थान बैंक में वैकेंसी आई, मैंने अप्लाई किया, सिलेक्शन हो गया। 20 जुलाई को मेरा डेट ऑफ बर्थ है और 21 जुलाई को मैंने राजस्थान बैंक ज्वाइन कर लिया था। लेकिन बैंक में मेरी कभी रुचि नहीं रही थी। तो ना जाने क्यों मुझे एक अजीब बेचैनी रहती थी। ये लेजर देखते मुझे एक अंदर से एक बेचैनी सी होती थी। मीनवाइल मैंने जेके टायर्स कांकरोली, जेके टायर्स का बहुत बड़ा प्लांट है, वहाँ अप्लाई किया था। केमिस्ट्री ट्रेनिंग हो गया था। उसके बाद उसी समय मैंने पीएचडी फेलोशिप के लिए इंटरव्यू दिया था। उस समय नेट एग्जाम नहीं था। मैं ये बात कर रहा हूँ 1980 अगस्त की। तो उस समय राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर आरसी मेहरोत्रा सर के अंडर में इंटरव्यू हुआ। लेकिन जो स्कॉलरशिप आज 37,000 है जेआरएफ, उस समय 400 रुपए थी। और जेके टायर्स में मुझे 800 रुपए मिल रहे थे। अब ये दुविधा थी। कुछ लोग कहते थे कि आप जेके टायर में चले जाओ, प्रमोशन हो जाएगा 4-5 सालों में। तो कुछ लोग कहते थे आप पीएचडी करो। मेरा अपना भी विचार फिर यही था कि मुझे पीएचडी करनी चाहिए और मैं फिर पीएचडी के लिए जयपुर चला गया था। तो ये मेरी एक शिक्षा का, मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ, उत्तर प्रदेश मथुरा, बूंदी, ब्यावर, भीलवाड़ा और जयपुर में अल्टीमेटली डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में आरसी मेहरोत्रा सर के अंडर में मुझे पीएचडी करने का अवसर मिला था। वैसे आपने एमएससी केमिस्ट्री क्यों चुना? ये आपने मेरी बहुत ही दुखती रग पर हाथ रख लिया है। एक कहावत है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। सही बात। मैं आपको बताना चाहूंगा, चूंकि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट था और बायोलॉजी के हर स्टूडेंट की ये हजरत रहती है कि वो मेडिकल में जाए। हाँ, मैं ये क्वेश्चन है मेरा कि आप मेडिकल में क्यों नहीं गए? अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मेरे फादर बाटा स्टोर मैनेजर थे। सीमित तनख्वाह थी। मैं समझता हूँ लास्ट में उनकी तनख्वाह 800 या 1000 रुपए रही। तो 76 में जब मैंने FY फर्स्ट ईयर किया था तब मेडिकल में जाने का अवसर था। लेकिन मेरे पिता की ऐसी स्थिति नहीं थी कि इवन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, उस समय प्राइवेट का तो नाम ही नहीं सुना था। 76। तो जब मैंने अपने पिता की स्थिति को देखा, मैंने कहा छोड़ दो। यदि मेरे पिता इस स्थिति में नहीं है, कहीं से वो ऋण लें, इससे अच्छा ये कि मैं एक शिक्षक बनूंगा। अब आपने जो प्रश्न किया था केमिस्ट्री का, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एमएससी केमिस्ट्री करूंगा और केमिस्ट्री का टीचर बनूंगा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ब्यावर से मैंने 2nd ईयर किया था
और पिताजी उस समय भीलवाड़ा में पोस्टेड थे, अकेले रहते थे, कई समस्या होती है भोजन की। तो उस समय ब्यावर में मैं टॉप कर रहा था कॉलेज में, तो 2 गोल्ड मेडल मिलते थे, एक जूलॉजी में और एक जनरल। तो 2 गोल्ड मेडल मेरे पक्के थे। पिताजी ने कहा भी कि बेटे तुम भीलवाड़ा जाओगे गोल्ड, मैंने कहा कोई बात नहीं, जिंदगी बहुत बड़ी, गोल्ड मेडल में फिर ले लूंगा। तो वो छोड़ के मैं 3rd ईयर करने चला गया। उसके बाद मैं डिटरमिन था। भाई साहब कहते हैं ना कि इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे। यहां आके मैं एग्री नहीं होता। देयर वाज ए विल बट देयर वाज नॉट ए वे। सही बात। एक जुनून कह दूं, पैशन कह दूं, बॉटनी के प्रति मेरा उस समय भी केमिस्ट्री का बहुत क्रेज हुआ करता था। कई टीचर से मेरे कहते थे व्हाई बॉटनी, व्हाई नॉट केमिस्ट्री? सर आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन बॉटनी। अच्छा, कुछ ईश्वर की कृपा ऐसी रही, पढ़ाई में मैं ठीक विद्यार्थी रहा था, अच्छे परसेंटेज आते थे और बीएससी में मेरा 77 परसेंटेज था। और चूंकि मैं बॉटनी में एडमिशन लेना चाह रहा था, तो बॉटनी में मेरा बीएससी फाइनल में 80% था। तो मैंने 2 ही जगह अप्लाई किया था, अजमेर राजकीय महाविद्यालय, उस समय वनस्पति शास्त्र का बहुत अच्छा शोध केंद्र था, प्रोफेसर टीएन भारद्वाज हुआ करते थे, राजस्थान यूनिवर्सिटी। और स्वाभाविक रूप से 77 एग्रीगेट और बॉटनी में 80%, दोनों लिस्ट में मेरा पहले नंबर पर नाम था। इतना उत्साह था कि मैं कुछ करूंगा, बॉटनिस्ट बनूंगा, और ऐसा बॉटनिस्ट बनूंगा कि मैं दुनिया के हर बॉटनिस्ट को टक्कर दूंगा। वही मैंने बात कही थी, देयर इज ए विल देयर इज ए वे। मैं अपने पिता की हर आज्ञा का पालन करता था और मैंने किया था। और मैं कहता हूं हर बच्चे को, माता पिता की आज्ञा से बड़ी परमात्मा की आज्ञा भी नहीं होती। सही हूं? सही बात, सही बात। अब जब एमएससी बॉटनी करने का समय आया, चूंकि उस समय माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में एमएससी बॉटनी नहीं थी, केमिस्ट्री थी, तो मेरे पिताजी से कहा कि मेरा एडमिशन हो गया। बोले नहीं, आपको यदि करना है एमएससी, आप यही भीलवाड़ा से केमिस्ट्री में कीजिए। भाई साहब, मुझे ऐसे लगा मेरे ऊपर कोई आफत का पहाड़ टूट पड़ा। मैं फूट फूट के रोता था, मैं आपको बता रहा हूं, शायद ये कुछ विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा भी बन सके। फूट फूट के रोता था, मदर से रिक्वेस्ट करता था, मुझे जाने दीजिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं 2 जोड़ी कपड़े लेके जाऊंगा, मैं ट्यूशन करूंगा, लेकिन मुझे एमएससी बॉटनी करनी दीजिए। भाई साहब, किसी सब्जेक्ट के प्रति जब बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है, हम कहते हैं कि वो ब्रिलियंसी की निशानी होती है, लेकिन वो सैडनेस की भी निशानी होती है। अल्टीमेटली मुझे अपने फादर के प्रति, भावनाओं के प्रति, उनकी आज्ञा के प्रति सरेंडर करना पड़ा, और मैं अपने मन को घोट के आंखों में अश्रु के साथ एमएससी केमिस्ट्री करने एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा में चला गया। वैसे आपकी कौन कौन सी जगह पे अपॉइंटमेंट्स हुई उसके बाद? अपॉइंटमेंट मैं आपको बताता हूं, 1980 से 84 मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में जेआरएफ और एसआरएफ था। जेआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलो, और एसआरएफ का मतलब सीनियर रिसर्च फेलो। बीच में मैं 4 महीने इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा में छुट्टी लेकर आता, फेलोशिप से छुट्टी मिल जाती है। जो मेरा नियमित कैरियर शुरू हुआ था 13 दिसंबर 1984, सेठ जीबी पोदार कॉलेज नवलगढ़, ग्रांट इनेट कॉलेज था, वहां मैं सर्विस कर ही रहा था, तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग की वैकेंसीज आई, अप्लाई किया। मुझे याद है फरवरी 86 में रिटर्न एग्जाम था, करीबन 1200 विद्यार्थी उसमें अपियर हुए थे, फिर उसका रिजल्ट आया। फिर आरपीएससी में अप्रैल 86 में साक्षात्कार था, और 55 मेन कैंडिडेट की लिस्ट निकली थी और 55 वेटिंग, और परमात्मा की कृपा से ही, मेरे में कुछ नहीं है, 4था स्थान था मेरा। फिर मैंने तुरंत राजकीय महाविद्यालय एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज, चूंकि मैं पीजी कॉलेज में जाना चाहता था ताकि पीजी पढ़ाने का अवसर मिले, तो एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज मैंने ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद 2 बार मेरा राजस्थान यूनिवर्सिटी में और 1 बार सुखाड़िया में प्योरली एडहॉक अपॉइंटमेंट हुआ था, लेकिन चूंकि एडहॉक था इसलिए ज्वाइन नहीं किया। फिर 1988 में विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मैं लियन के लिए डायरेक्टरेट गया था। मैंने कहा मुझे 2 वर्ष कंप्लीट हो गए, 8 जुलाई 1986 को मैंने ज्वाइन किया था, और अक्टूबर 88 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मैंने कहा मेरे 2 वर्ष कंप्लीट हो गए, आप लियन दे दीजिए। बोले आपको लियन नहीं मिल सकता। मैंने कहा क्यों? बोले आपके कंफर्मेशन ऑर्डर नहीं निकले हैं। तो मैंने कहा इसमें मेरी तो गलती नहीं है। बोले नहीं, ये जब भी गवर्नमेंट निकालेगी, चाहे 4 साल के बाद, 5 साल के बाद निकाले, तभी आप कंफर्म होंगे, अभी आप क्वासी परमानेंट कहलाएंगे। इसलिए आप उज्जैन नहीं जा पाए? इसलिए मैं उज्जैन नहीं गया। एक और मेरे साथ बड़ी पीड़ाजनक स्थिति हुई थी 1988 में।
मेरे रिसर्च पब्लिकेशन बहुत ही बढ़िया थे उस समय भी। आरसी मेहरोत्रा सर का एक नाम था, इंटरनेशनल लेवल के रिसर्चर थे, और केवल पब्लिकेशन के बेस पे जर्मनी में हम्बोल्ट स्कॉलरशिप मिलती। अच्छा, वो और उसके लिए मैंने अपना बायोडेटा भेजा था। रिसर्च पब्लिकेशन ही उसका क्राइटेरिया होता है, बैकग्राउंड भी देखा जाता है। आई एम थ्रू आउट फर्स्ट क्लास, मैं मेरिट स्कॉलरशिप होल्डर था ओह। एमएससी में। नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप केवल कुछ ही स्टूडेंट्स को मिलती है, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फेलोशिप मिल गई। फिर मैंने डायरेक्टरेट में जाकर रिक्वेस्ट की कि ये तो जॉब नहीं है, मुझे आप छुट्टी दे दीजिए। सही बात। नहीं, कि आप रिजाइन करके जाइए, नहीं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। ओह, तो ये क्रम चलता रहा। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्टशिप को छोड़ना मुझे कई बार पीड़ा देता है, चूंकि आरपीएससी के थ्रू सिलेक्शन था और उस समय यूनिवर्सिटी में पेंशन नहीं थी सर, ओह, मेहता साहब। अच्छा, तो एक पेंशन ऐसी चीज थी कि शायद ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा सहारा है, सही। और मैं आखिर तक मानूंगा कि ये जिंदगी का बहुत बड़ा सहारा है। सही बात। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्टशिप मुझे छोड़नी पड़ी। शायद वहां जाने के बाद मैं कुछ और ज्ञान प्राप्त कर लेता। फिर इसी क्रम में 1994 में मेरा हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर के पद पे हो गया था। तब मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कहा अब मुझे जाना है। बरोबर। और मैं उस समय चूंकि कन्फर्मेशन ऑर्डर 91 में आ गए थे, मैं सीनियर लेक्चरर था, तो रीडर की पोस्ट पे मैं गुजरात हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय में 19 अगस्त 1994 को चला गया था। बरोबर। ये मेरी एक यात्रा संक्षिप्त मैंने आपको बताई है। भाई साहब, आपने रोमानिया भी गए थे शायद? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे जर्मनी जाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन यूजीसी का एक प्रोग्राम होता है, उसमें एज ए विजिटिंग साइंटिस्ट वही अगेन विदाउट एनी इंटरव्यू रिसर्च पब्लिकेशन के बेसिस पे आपको किसी कंट्री में भेजते हैं, और फिर वहां से कोई साइंटिस्ट आता है। तो आई वॉज लकी, मैंने 1995 में अप्लाई किया था। 96 में मुझे लेटर आया कि आप 1 महीना के लिए रोमानिया के लिए सेलेक्ट हो गए हैं। मैं नवंबर में गया था, 19 नवंबर को गया था और 20 दिसंबर को वापस आ गया था। तो वहाँ काफ़ी लेक्चर देने का मौका मिला, रिसर्च इंटरेक्शन करने का मौका मिला। सो आई कैन से दैट वाज अ वंडरफुल जर्नी। वैसे आपने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में एजुकेशनल टॉक भी दी हुई है, मुझे ऐसा हाँ, लगभग मैंने 500 इनवाइटेड टॉक्स दी हुई हैं। इसमें कई कॉलेजेस में, इवन जब 2011 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमिस्ट्री बनाया था, तो मैंने केमिस्ट्री को पॉपुलराइज करने के लिए काफी स्कूलों में भी टॉक्स दी थी। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस में मैं समझता हूं मैंने मोर देन 450 इनवाइटेड टॉक्स दी हुई। आपने अभी तक कितने सर पीएचडी करवाया है? केवल मात्र मैं 28 पीएचडी करवा सका हूं, 28 ही करवा सका हूं, क्योंकि मैं काफी सेलेक्टिव था। आपके एरिया ऑफ पीएचडी क्या रहा? जी हाँ, मैंने जब पीएचडी शुरू की थी तब मैंने एल्काइलिन डाइथायोफॉस्फेट्स, ये मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये रशियंस ने, अमेरिकन्स ने बनाने की बहुत कोशिश कर ली थी। तो मुझे जाते ही मेरे गुरुजी ने सबसे पहला कार्य ये दिया था कि आप ये सिंथेसिस करके दिखाइए जो अभी तक रशियन और यूएसए वाले नहीं कर सके। तो परमात्मा की कृपा से प्रैक्टिकल हैंड मेरा अच्छा था, तो बहुत मेहनत होती है उसको सिंथेसाइज करने में। अब तो काफी फैसिलिटीज हैं। मैं बात कर रहा हूं, मैंने 80 सितंबर में ज्वाइन किया था और 81 में मैंने बना दिए थे। अच्छा। जी हाँ। तो उसके बाद तुरंत रिसर्च पेपर भेजा था, जो 1983 में सबसे पहला रिसर्च पेपर। दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सिंथेसिस। इवन मैं रोमानिया गया था, रोमानिया के प्रोफेसर हैदुक, ही वाज अ वेरी गुड फॉस्फोरस केमिस्ट। उन्होंने मेरे साथ 1 घंटा इंटरेक्शन किया था लेक्चर के बाद कि आपने कैसे बनाया। और उसके बाद जब मैं यहाँ नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी में आया, उस समय यहाँ दीवारें भी नहीं थी। हम लोग लाइब्रेरी में बैठते थे, बिल्डिंग तैयार हो रही थी। सिंथेटिक लैब की कल्पना करना एक अपने आप में अकाल्पनिक लगता था, या काल्पनिक कह दूं, काल्पनिक लगता था। उसके बाद मैंने फिर फोटोसिंथेसिस पे, फोटोकेमिस्ट्री कह दूं, सॉरी, फोटोकेमिस्ट्री पे काम शुरू किया था। मेरे 3 या 4 पीएचडी फोटोकेमिस्ट्री पर हैं, जिनका काम काफी अच्छा फोटोकेमिस्ट्री पे था, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं थी। अल्टीमेटली फिर मैं धीरे धीरे 4 दीवारों से हम लोगों ने एसिड बनाने शुरू किए थे, डाइल्यूट। उसके बाद लेबोरेटरी डेवलप की, और फिर वापस मैंने मिक्स लिगेंड मैक्रोसाइक्लिक विद एल्काइलिन डाइथायोफॉस्फेट लिगेंड्स बनाए थे। तकरीबन मेरे 10 या 12 पीएचडी, लगभग 12 पीएचडी
डाइथायोफॉस्फेट पे थे मिक्स लिगेंड। वो भी सबसे पहले हमने वर्ल्ड में रिकॉर्ड किए थे, मिक्स लिगेंड एल्किलिन डाइथायोफॉस्फेट रिपोर्टेड नहीं थे। उसके बाद समय के साथ आजकल इंसान को बदलना पड़ता है, नैनो पार्टिकल्स का जमाना आया। नैनो पार्टिकल, फिर मैं नैनो पार्टिकल्स पे शिफ्ट हुआ। नैनो पार्टिकल्स पे मेरी 7 या 8 थीसिस हैं, लेकिन फिर ऐसा लगा कि नैनो पार्टिकल में अब कुछ बचा नहीं है। बचता तो बहुत कुछ है, लेकिन लगता है कि अब कुछ और हो। तो ग्रेफीन एक नया उभरता हुआ फील्ड आया था। मेरे लास्ट 2 स्टूडेंट्स ग्रेफीन पे थे। तो ये मेरी एक रिसर्च की जर्नी, 28 पीएचडी गाइड किए थे और टोटल पब्लिकेशन 180 के आसपास। हाँ, पब्लिकेशन भी आपने जी, 180 के आसपास थे। आप गूगल स्कॉलर में जाएं, सीपी भसीन लिख दें गूगल में जाके और सर्च में जाएं, पूरी मेरी जन्म कुंडली खुल के सामने। अच्छा भाई साहब, एक ये वर्ड सुना जाता है कि सीनियर प्रोफेसर। जी, ये सीनियर प्रोफेसर क्या होता है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। प्रोफेसर तो सबने सुना है, लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर। अब वो हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर। जो 2006 में हमारा कमीशन आया था, उसने कहा था कि यदि आदमी, जैसे मैं 2001 में मैं लगभग 40 साल का था, मैं प्रोफेसर बन गया था और 62 साल की रिटायरमेंट, तो मैं 22 साल तक प्रोफेसर ही रहता। सही बात। तो यूजीसी ने कहा नहीं, कुछ ना कुछ प्रमोशन होना चाहिए। तो यूजीसी ने ये फिक्स किया, किसी भी यूनिवर्सिटी में जितने प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर का मतलब जो 10,000 ग्रेड पे में, लेक्चर रीडर नहीं, जितने भी प्रोफेसर हैं उनके 10% को प्रमोट किया जाएगा। मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वहां 200 होंगे, तो 200 का 10% 20 हो गया था। हमारे यहाँ केवल छोटी यूनिवर्सिटी है, 10 प्रोफेसर थे तो एक ही प्रमोट हो सकता था। तो उसका असेसमेंट होता था। जैसे उसके लिए आपको मिनिमम प्रोफेसर 10 साल का स्टैंडिंग चाहिए होता था। तो मैंने 13 दिसंबर 2001 को 10 साल पूरे कर लिए थे। फिर मैंने अपना पूरा रिकॉर्ड दिया कि ये मेरे रिसर्च पब्लिकेशन है, ये मेरे पीएचडी हैं और एकेडमिक इंडिकेटर होते थे। अच्छा, उस समय चाहिए था कि 500 एकेडमिक प्रोफेसर के लिए 400, सीनियर प्रोफेसर के लिए 500। तो उस समय मेरे 1250 लगभग एपीआई हो रहे थे और परमात्मा की कृपा से उसमें उस समय इंटरव्यू नहीं था। 3 एक्सपर्ट थे, वो अब मैं खोलने में मुझे कोई दिक्कत भी नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हेड थे, औरंगाबाद यूनिवर्सिटी के हेड थे और एक गुजरात विद्यापीठ के अनामिक शाह साहब थे। इन तीनों ने पॉजिटिव रिपोर्ट भेजी, सीनियर प्रोफेसर बन गए। वैसे आपकी जीवन की उपलब्धियां क्या है? यदि सबसे बड़ी मैं उपलब्धि जीवन की कहूं तो वो यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, शिक्षक बनना। यदि मुझसे पूछा जाए दुनिया का सबसे सुंदर व्यवसाय कौन सा है, तो मैं मेहता साहब यही कहूंगा, शिक्षक से उत्तम कोई नहीं है। आईएएस, मैं ये नहीं कहता कि मैं सेलेक्ट हो जाता, लेकिन शायद वो न्यूनतम कैलिबर मेरे में था जो एक आईएएस बनने के लिए होता है। इंडिया लेवल का मैं डिबेटर था, जनरल नॉलेज में मेरा इंटरेस्ट था, एक्सटेम्पोर स्पीकर था। लेकिन आईएएस बनने के बाद जो पॉलिटिक्स के लिए मैं बात कर रहा हूं 1980 के आसपास, तब तो राजनीति बहुत साफ सुथरी थी। सही बात। तब भी मुझे लगता था कि राजनेताओं के साथ मैं काम नहीं कर सकता। बरोबर। तो मैं अपनी जीवन की पहली सबसे बड़ी उपलब्धि यह मानता हूं कि मैंने शिक्षण का व्यवसाय चुना और मैं बहुत संतुष्ट हूं। हो सकता है मैं चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुआ होता, ना जाने मुझे कितनी समस्याएं देखनी पड़ती। सही बात। लेकिन आत्मसुख जो मुझे शिक्षक कहने में मिलता है, शायद मुझे कैबिनेट सेक्रेटरी कहने में नहीं मिलता। शिक्षक एक ऐसा व्यवसाय है, शिक्षण एक ऐसा व्यवसाय है, आप विद्यार्थियों के जीवन में बहुत कुछ योगदान दे सकते हैं, क्लास के अंदर और क्लास के बाहर। यह हमारा दुर्भाग्य है कि अब हम केवल क्लास के अंदर 60 मिनट के लेक्चर को ही टीचिंग मानते हैं, बाहर निकलने के बाद नहीं। और ये मेरा एक प्रिंसिपल था, मैं सुबह 9:30 10 बजे विश्वविद्यालय जाता था, चाहे मेरी क्लास 2 बजे हो, 3 बजे हो, और शाम को 6 बजे आता था। जो अधिकांश समय एमएससी के विद्यार्थियों के लिए कभी भी कोई प्रॉब्लम लेके आए, और यदि कोई पीएचडी का स्टूडेंट बैठा हुआ है, वो मेरे लिए सेकेंडरी होगा। 9 से 6 एमएससी के स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सोल्व करूंगा। कहीं नेट की समस्या लेके आते थे, कहीं बुक्स पूछने आते थे, लेकिन फिर 6 बजे के बाद रिसर्च का कार्यक्रम शुरू हो जाता था। क्योंकि रिसर्च गाइड करना, जैसे मैंने आपको बताया, मैं पहले डाइथायोफॉस्फेट पे मैंने बहुत काम किया है, बहुत पढ़ा था उस समय रिसर्च के टाइम में। फोटोकेमिस्ट्री पे आया, बुक्स नहीं मिलती थी, औरंगाबाद गया था एक कॉन्फ्रेंस में 94 में, वहां से बुक्स जिरोक करवा के ले आया था। इस तरह इकट्ठा कर करके
फोटोकेमिस्ट्री, और वो भी मेरी इनऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री थी। ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री में आपको बहुत मिल जाएगा, इनऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री में धीरे धीरे करके पढ़ना एक शिक्षक का सबसे बड़ा व्यवसाय है। और यदि आप मुझसे दूसरी चीज पूछेंगे मेरे जीवन की उपलब्धि, तो आप शायद इस समय मेरे निवास सोलन में बैठे हुए हैं। सही बात। साक्षात मैं यही पूछने वाला था कि अगर पाटन में आपने इतने साल काम किया जी, तो फिर आपने सोलन को क्यों चूज मैं किया? इस बिंदु पे आऊंगा, पहले इस बात का जवाब दे दूं। हाँ। ये जो आप 3 अलमारी देख रहे हैं, हाँ है, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सही बात। एक एक करके बुक इकट्ठी करना, ये रिसर्च टाइम में जब 600 रुपए स्कॉलरशिप थी, 800 रुपए थी, कोई ना कोई हमारी यूनिवर्सिटी कैंपस में बुक वर्ल्ड था, अभी भी है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, किताबें इकट्ठा करना, जितनी कर सको करो। इसको कहते हैं भाई साहब बुक मेनिया, पागलपन जिसको कहते हैं किताबों का। मेरे पास बुक्स होनी चाहिए। और आज ये जो आप देख रहे हैं 3 कबोर्ड पूरी भरी हुई हैं, लगभग 10 से 12 लाख की ये मेरी संपत्ति है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लगभग, इंसाइक्लोपीडिया नहीं कह रहा, लेकिन मर्क इंडेक्स मेरे पास लेटेस्ट मिल जाएगी आपको, जो 15 या 20 हजार के बीच में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कोई भी फॉरेन या इंडियन ऑथर हो, बुक्स मेरे पास मिल जाएंगी। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ कैटलिस्ट के हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री की जो इंसाइक्लोपीडिया है, बुक्स मेरे पास आप देख ही रहे हैं आपकी आंखों के सामने। देख रहा हूँ। कम से कम मैं समझता हूँ कितनी बुक्स होंगी भाई साहब, चलो आज अंदाज लगा लें। 1001 बुक्स, 1000 से थोड़ी ज्यादा ही होंगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1001 बुक्स जी, कुछ अभी पैक भी पड़े हुए हैं, तो लगभग 1500 बुक्स हैं। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और एक पढ़ने का नियमित रूप से जाना, अखबार लाना, और संडे को सारे अखबार लाना। मतलब लोग कहते हैं जमाना ऑनलाइन हो गया है, मैं कहता हूं न्यूज़पेपर में जो कुछ मिलता है वो ऑनलाइन नहीं मिलता, लेकिन जो ऑनलाइन मिलता है वो भी कम नहीं मिलता। सही बात। अब आजकल जब से मैं वीडियो बना रहा हूं, ऑनलाइन मेरी रीडिंग बहुत बढ़ गई। कम से कम जब तक मैं 2-3 घंटे पढ़ूंगा नहीं, एक विषय पर वीडियो नहीं बन सकता। सही बात। पॉडकास्ट बनाना एक अलग बात होगी, किसी विषय पर वीडियो बनाना, चाहे वो सब्जेक्ट का हो या सामान्य ज्ञान से रिलेटेड हो, काफी अध्ययन ऑफलाइन और ऑनलाइन करना पड़ता है। तो जीवन की एक उपलब्धि, आप नौकरी से रिटायर हो सकते हैं, लेकिन आप पढ़ाने से और पढ़ने से रिटायर नहीं हो सकते। आज यूट्यूब बनाना कंपलसरी नहीं है, और बेहतर सब मैं आपको ईमानदारी से बनाता हूं। मुझे इस बात की चिंता नहीं कि मेरे व्यूअर्स कितने हैं, सही बात। मुझे इस बात की चिंता है मैं एक रोज अच्छा वीडियो डालूं। जिस दिन मैं एक अच्छा वीडियो डाल देता हूं, उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ता है, ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। तो मैं अपने ज्ञान के लिए जो वीडियो बनाता हूं, वो मेरा धर्म है, ये स्वधर्म कर्तव्य कि वो मैं जनता के सामने रखूं। सुने नहीं सुने ये आप लोगों का जिम्मेदारी है। मेरा काम है सतत अध्ययन करना और अध्ययन को प्रसार करना। यदि मैं अध्ययन करके बैठा रहूंगा, समाज को नहीं दूंगा, तो जो मैं पेंशन ले रहा हूं, क्या मैं उसके साथ कोई न्याय कर पाऊंगा? यह बात सही है कि पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलती है, लेकिन जो मैं पेंशन ले रहा हूं, यदि परमात्मा के दरबार में जाऊंगा, वो पूछेगा कि तेने पेंशन के एवज में क्या किया? मैंने यूट्यूब बनाया, ये मैं परमात्मा को उत्तर दूंगा। भाई साहब, और मैं जानना चाहूंगा कि आप इतने साल पाटन रहे, फिर आपने सोलन को क्यों चूज किया रिटायरमेंट के बाद? अब मैं आपको उत्तर देता हूँ भाई साहब। मैंने आपको बताया मेरा बर्थ दिल्ली का है, ननिहाल है, फिर यूपी रहा था 12 साल जिंदगी के, फिर 23 साल राजस्थान, फिर लगभग 26-27 साल गुजरात। 3 राज्यों को मैंने बहुत निकटता से देखा है। हालांकि यूपी 1971 में मथुरा छूट गया था, अभी भी मेरी स्मृति मेरे आंखों के सामने। राजस्थान में तो, गुजरात में तो मुझे हिल्स बहुत पसंद है। अच्छा। ठंडक मुझे बहुत पसंद है, मैं गर्मी सहन नहीं कर सकता। और जो अध्ययन का कार्यक्रम है वो ऐसे वातावरण में हो सकता है जहां आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ अनुभव करें। आप सोलन में बैठे हुए हैं, मैं आपसे अब एक प्रश्न करूंगा, क्या आपकी वर्किंग कैपेसिटी यहां ज्यादा होगी या पाटन में ज्यादा होगी? वर्किंग कैपेसिटी सोलन में ही ज्यादा। मैं समझता हूं आप 10 गुना ज्यादा पढ़ा पाएंगे डेफिनेटली सोलन में। यहाँ का जो वातावरण है, वादियों का दृश्य है, कोई एसी की आवश्यकता नहीं है, सुंदरता है, वही अपने ज्ञान में इतनी वृद्धि करती है, प्रेरित करती है। अच्छा, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं। जिस दिन मैं वीडियो नहीं बनाता, मुझे ऐसा लगता है आज मैंने कोई क्राइम किया है। सही बात। हो सकता है लोग मेरे वीडियो को सुन के हंसते भी हो, तरह तरह के लोग हैं, मुझे इसकी चिंता नहीं है। एक वीडियो अच्छा समाज के सामने जाना चाहिए, ताकि समाज को यह लगे कि मैं जो पेंशन ले रहा हूं उसको सार्थक कर रहा हूं। कहने के लिए
सोलन में अनेक यूनिवर्सिटी है। परसों हम शिमला गए थे, हाँ। मैंने आपको बाहरा यूनिवर्सिटी दिखाई थी, हाँ। शूली यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में मैं अप्रोच करूं तो कोई भी अच्छा पद प्राप्त कर सकता हूं। सही बात। यहां मैं भाई साहब आपको एक बात बताना चाहूंगा, वीसी बनने के लिए 10 साल की प्रोफेसरशिप की आवश्यकता होती है। प्रोफेसरशिप कह रहा हूं 10,000 ग्रेड पे, और परमात्मा की कृपा से मैं लगभग 20 साल प्रोफेसर रहा हूं। कई कारण हैं, इतना अच्छा रिकॉर्ड होने के बाद, इतने अच्छे रिसर्च पब्लिकेशन होने के बाद मैं वीसी नहीं बन सका, और मुझे इस बात का बिल्कुल दुख नहीं है, मैं आपको बताऊं। लेकिन अब क्या मैं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाकर वीसी बन के अपने पूरे जो मेरा चरित्र रहा है, स्वच्छ रहा है, क्यों मैं कलंक के कुछ धब्बे लगाऊं? सही बात। क्या आप मेरी बात से सहमत है या नहीं? सही बात, सही बात। स्वांतः सुखाय, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। वीडियो बना रहा हूं, ये भी मैं अपना कर्म समझता हूं, स्वधर्म समझता हूं, और इसको पूरी निष्ठा से निभा रहा हूं। तो दर्शक, ये थे हमारे बड़े भाई और सीनियर प्रोफेसर सीपी भसीन। उनके जीवन से लाखों लोगों को प्रेरणा मिलेगी और अपने जीवन में भी आगे बढ़ सकेंगे। धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब।